नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी नई नई कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। राजपुर अरावली की पहाड़ियों के नीचे बसा एक पुराना शांत सा गांव। सुबह के सूरज की पहली किरण जब बांसों की झाड़ियों से निकलकर मिट्टी के रास्तों पर पड़ती तो गांव का हर कोना सुनहरी रोशनी में नहा जाता। यहाँ के लोग सीधे सादे थे, दिन भर खेतों में काम करते, शाम को मंदिर की आरती में शामिल होते और रात होते ही अपने कच्चे घरों में तेल के दिए की लौ के साथ सो जाते। उसी गांव में रहता था करण। करण सुबह सूरज उगने से पहले उठता। सुहानी उसकी पत्नी मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेंकती और कहती, जरा जल्दी खा लो करण, आज धर्मवीर सेठ के खेतों में काम ज्यादा है। अरे सुहानी, काम तो रोज ज्यादा ही रहता है, पर पेट में रोटी उतनी ही जाती है जितनी किस्मत लिखे। करण की जिंदगी में मजाक कम और संघर्ष ज्यादा था। उसका जीवन उस बैल जैसा था जो चलता तो हर दिन खेतों में, पर खेत कभी उसका नहीं हुआ। घर में करण के बूढ़े माता पिता रहते थे, बापू हरिया और अम्मा गोमती। हरिया की आंखों में अब भी उम्मीद थी और गोमती के होंठों पर हर वक्त एक प्रार्थना, भगवान मेरे करण की मेहनत रंग लाए। सुहानी जब रोटी पर घी का चुपड़ा डालकर कर्ण को देती तो धीरे से कहती, काश हमारे पास भी अपनी जमीन होती तो दूसरों के खेत में यूं गुलामी न करनी पड़ती। तू चिंता मत कर सुहानी, भगवान ने जो लिखा है वही होगा। पर हाँ, मेहनत मैं बंद नहीं करूंगा। किस्मत तो कागज पर है, पर पसीना वही स्याही है जो उसे बदल सकता है। बेटा, तेरे पिता बूढ़े हो गए हैं, तू रोज इतनी मेहनत करता है, कुछ बचा पाता है क्या? अम्मा, मेहनत से कमाया पैसा कभी नहीं बचता, वो तो भूख खा जाती है, पर संतोष बचा रहता है, वही सबसे बड़ा धन है। उस दिन सुबह जब करण धर्मवीर सेठ के खेत पर पहुंचा तो सूरज पूरे जोश में था। धर्मवीर एक नीम के पेड़ के नीचे बैठा था, चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। करण ने हल उठाया और देखा कि मालिक किसी गहरी सोच में है। वह पास गया। मालिक, सब कुशल तो है? आज बहुत परेशान लग रहे हैं, कुछ हुआ क्या? अरे तू क्या करेगा मेरी परेशानी का? तू अपनी झोपड़ी संभाल ले, मेरे काम की चिंता मत कर। मालिक, परेशानी अमीर गरीब देखकर नहीं आती, वो तो इंसान की हिम्मत देखकर भागती है। अगर मैं मदद कर सकता हूं तो जरूर बताइए। धर्मवीर ठहर गया। करण की बातों में सच्चाई थी। ये वही पल था जब अमीरी ने पहली बार गरीबी के आगे सिर झुकाया। मेरी पुश्तैनी जमीन किसी ने हड़प ली है। वो बलदेव माखन दोनों ने मिलकर कागजों में धोखाधड़ी की है। अब वो जमीन अपने नाम करवाकर खेती भी शुरू कर चुके हैं। मैंने पुलिस तक जाने की सोची थी, पर गांव के बड़े लोग उन्हीं के साथ हैं। मैं अकेला क्या करूं? मालिक, जहां डर होता है वहां रास्ते नहीं दिखते, पर जहां मेहनत और बुद्धि दोनों साथ हों वहां चमत्कार भी होते हैं। तो क्या तुझको कोई उपाय सूझा है करण? हाँ मालिक, अगर आप भरोसा करें तो मैं आपकी जमीन वापस दिलवा सकता हूं, पर एक शर्त है, आप किसी को कुछ बताएंगे नहीं। ये वही रात थी जब एक गरीब मजदूर ने अमीर के दिल में फिर से उम्मीद की दिया जलाया। कर्म की खेती शुरू हो चुकी थी, अब फसल किस्मत की थी। धर्मवीर की आंखों में आशा लौट आई। आप सही कह रहे हैं सेठ जी, अगर आप कानून का सहारा लेकर भी अपनी जमीन को वापस लेने की कोशिश करेंगे तो भी आप उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। करण ने धर्मवीर को अपनी सारी तरकीब पूरी तरह समझा दी। वाह सोहन, तू तो बहुत समझदार है। तूने तो बहुत अच्छी तरकीब बताई है। ऐसे तो मेरी जमीन मुझे जरूर मिल जाएगी। मैं तुझसे वादा करता हूँ, अगर तेरी यह योजना सफल हुई तो मैं अपनी जमीन का एक हिस्सा तेरे नाम कर दूंगा। अरे मालिक, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मेरे मालिक हैं। आपकी वजह से मुझे अपने घर के लिए 2 वक्त का खाना मिल जाता है। आपकी मदद करना तो मेरा फौरस है।
मुझे आपकी जमीन नहीं चाहिए। ठीक है। करण फिर से खेत में अपने काम पर लग जाता है। अगले दिन करण मक्खन और बदलेव नाम की उन बाप बेटों के पास पहुंच जाता है जिन्होंने धर्मवीर की जमीन पर कब्जा कर रखा था। नमस्कार सेठ जी, मैं यहां से गुजरवा था तो पास के लोगों ने बताया कि आपके यहां काम के लिए मजदूर की जरूरत है। क्या आपके यहां मुझे भी कोई काम मिल सकता है? अरे कौन हो तुम? तुमसे किसने कह दिया कि यहां मजदूर की जरूरत है? यहां किसी मजदूर की जरूरत नहीं है। सेठ जी, मैं एक मजदूर हूं, पास ही के गांव में रहता हूं, काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूं। हर दिन कहीं ना कहीं काम मिल जाता है, बस उसी काम को करके अपना पेट पालता हूं। कभी खेती कर लेता हूं तो कभी कोई मजदूर। यह तो ठीक है, पर हमारे यहाँ फिलहाल कोई काम नहीं है। सेठ जी, मैंने सुना है आप इस गांव के बहुत बड़े जमींदार हैं। आपके पास बहुत सारी जमीन है, इसीलिए आपके पास हमेशा मजदूरों की जरूरत रहती है। इसलिए मुझे लगा कि यहां मुझे कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। अरे भाई, मैंने कहा है कि मुझे किसी भी मजदूर की जरूरत नहीं है। इसका मतलब धनीराम सेठ जी आपके बारे में सही कह रहे थे। धनीराम ने हमारे बारे में क्या कहा? करण वहां से जाने लगता है। तभी माखन और बदलेव ने करण को रोककर यह पता लगाने के लिए बोलता है कि धनीराम ने करण को उन लोगों के बारे में क्या बताया है। अरे भाई, इधर आओ, शायद तुम्हारे लिए हमारे पास एक काम है। धन्यवाद सेठ जी, बताइए क्या काम है? आप जो भी काम बोलेंगे मैं हर काम करने के लिए तैयार हूं। आखिर बूढ़े माँ बाप का पेट पालना है। सब्र रखो, काम तो हम तुम्हें बता ही देंगे। पहले यह बताओ कि धनीराम हमारे बारे में क्या कह रहा था। सेठ जी, मैं पहले धनीराम सेठ के यहां काम करता था। मैं ऊन के यहां दिन रात मेहनत करता था, फिर भी वह मुझे सही मजदूरी नहीं दे रहा था। इस बात पर मेरी उनसे बहुत बहस हुई। फिर क्या हुआ? धनीराम ने हमारे बारे में क्या कहा? तो मैंने गुस्से में कह दिया कि गांव के सबसे बड़े जमींदार माखन और बदलेव सेठ सबसे अच्छी मजदूरी देते हैं, इसीलिए उनकी यहां हमेशा काम करने वालों की भीड़ रहती है। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा था। आखिर हम गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। हमारे यहाँ जो भी मजदूर सही काम करता है उसकी मेहनत के अनुसार उसे सही मजदूरी देते हैं। वाह सेठ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। धनीराम सेठ कभी भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। वो तो शायद आपके जितना भी नहीं सोच सकता। मक्खन और बदलेव करण की चापलू से भरी बातों में आ जाते हैं और उसे अपने यहाँ काम पर रख लेते हैं। चलो अब काम की बात करते हैं। तुम एक अच्छे इंसान लगते हो। हमें अपने खेत पर काम करने के लिए तुम्हारे जैसे ही एक मजदूर की जरूरत है। कल से ही काम पर आ जाना। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन माखन अपने बेटे बदलेव से बोला, बदलेव बेटा, यह करण तो बहुत मेहनती है। यह अकेले ही 4 लोगों का काम कर देता है। अच्छा हुआ कि हमने इसे रोक लिया। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हो। करण बहुत मेहनती है। इसके जितना काम शायद ही कोई और करता होगा। ये पूरा दिन यहाँ काम पर अकेला लगा रहता है। करण की मेहनत ने माखन और बदलेव का दिल जीत लिया। कुछ दिन और बीत गए। एक शाम माखन और बदलेव अपने खेतों का दौरा कर रहे थे। जब वे अपनी खेत पर पहुंचे तो देखा कि करण इतने देर तक भी काम कर रहा था। करण भाई, अब तो रात होने वाली है। तुम इतनी देर तक काम क्यों कर रहे हो? अब घर जाओ और आराम कर लो। सेठ जी, हमारी किस्मत में आराम कहाँ है? घर पर बूढ़े माँ बाप हैं। काम नहीं करूंगा तो उनके लिए 2 वक्त का खाना कहां से जुटा पाऊंगा? घर पर बैठकर आराम करने से अच्छा है कि मैं काम करूं। इस तरह मेरा मन भी लगा रहता है। तुम बहुत मेहनती हो करण। आज का काम यही छोड़ दो और घर जाकर आराम करो। नहीं सेठ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं काम करने में खुश हूं। आप लोग जाए, मैं ठीक हूं। ठीक है करण, फिर हम जाते हैं। जब तुम्हारा मन करे काम खत्म करके घर चले जाना। इसके बाद माखन और बदलेव खेत को करण के भरोसे पे छोड़कर चले जाते हैं। अगली सुबह जब माखन और बदलेव खेत पर पहुंचे तो देखा कि वहां पुलिस खड़ी है। पुलिस को देखकर दोनों दौड़ते हुए आए और पूछा, क्या हुआ थानेदार साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
क्या ये जमीन तुम दोनों की है? हाँ थानेदार साहब, यह जमीन हमारी है। हमारे पास इसके कागजात भी है। अभी तुम दोनों बहुत अच्छे से समझ जाओगे। वह देखो, तुम्हारी जमीन से क्या निकला है। थानेदार साहब, ये किसकी लाश है और ये हमारे खेत में कहां से आ गई? चुप, अब बहाने मत बनाओ। पहले लोगों को मारो, फिर उन्हें अपनी जमीन में गाड़ दो, और अब कह रहे हो कि यह क्या है? नहीं थानेदार साहब, हमें नहीं पता कि यह सब क्या है। ये लाश यहां कैसे आई, हमें कुछ नहीं पता। अब झूठ मत बोलो। अगर फांसी नहीं हुई तो कम से कम तुम दोनों को उम्र कैद की सजा तो जरूर मिलेगी। फांसी और उम्र कैद की बात सुनकर दोनों बाप बेटे डर गए और थानेदार के सामने गिड़गिड़ाने लगे। थानेदार साहब, हम इस लाश के बारे में कुछ नहीं जानते। हमें नहीं पता ये लाश किसकी है और इसे यहां कौन गाड़ कर चला गया। मामले से बचने के लिए दोनों ने कुछ तरकीब सोचनी शुरू की। तभी वहां करण आ जाता है। अरे सेठ जी, ये पुलिस यहाँ क्यों आई है? क्या हुआ है? करण, देखो, पता नहीं कहां से हमारी जमीन में यह कंकाल आ गया है। मालिक, यह कंकाल यहाँ कहां से आ गया? यह तो बहुत गंभीर बात है। हाँ सोहन, पता नहीं ये कंकाल यहाँ कहां से आया है और थानेदार साहब को लगता है कि इसे हमने यहाँ मार कर गाड़ा है। अब तू ही कोई उपाय सोच जिससे हम इस परेशानी से बच सके। तीनों को आपस में खुसर पुसर करते देख थानेदार ने कहा, अब कोई तरकीब मत बनाओ। तुम दोनों बाप बेटों में से कोई एक तो जरूर जेल जाएगा। अब तुम ही तय करो, जेल कौन जाएगा। थानेदार साहब, थोड़ा समय दे, हम ये तय कर ले कि जेल कौन जाएगा। मैं बस 5 मिनट देता हूँ, जल्दी से फैसला करो। कौन जाएगा जेल? करण भाई, कोई उपाय सोचो जिससे हम दोनों इस मुसीबत से बच सके। मालिक, दोनों के फंसने की जगह कोई एक फंसे। देखिए, अब कौन जेल जाएगा? हम दोनों में से कोई भी जेल नहीं जाना चाहता। करण भाई, कोई उपाय सोचो जिससे हम दोनों इस मुसीबत से बच सके। मालिक, एक बात कहूं, इस कंकाल को देखकर लग रहा है इसे काफी महीने पहले जमीन में दबाया हो। बदलेव फांसी की बात सुनकर पहले ही डर गया था और करण की बात सुनते ही उसने फटाफट पूरी कहानी करण को बता दी। बदलेव की बात सुनकर करण ऐसा दिखाने लगा जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। बदलेव ने जमीन हड़पने की पूरी कहानी करण को बताई। पूरी कहानी सुनने के बाद करण ने कहा, मालिक, मेरे पास एक तरकीब है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। माखन, जल्दी बताओ सोहन भाई, क्या तरकीब है? तरकीब बताने से पहले मुझे यह बताइए कि आप लोगों के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, यह जमीन या आप दोनों की जान? इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? हमारे लिए जमीन से ज्यादा हमारी जान प्यारी है। एक काम कीजिए मालिक, आप सबसे पहले जाकर थानेदार को बताए कि यह जमीन सेठ धनीराम की है। आप उनसे बोलिए कि हमने तो कुछ महीने पहले ही यह जमीन बस काम करने के लिए उनसे ली थी। बाकी का काम मैं संभाल दूंगा। अरे करण, लेकिन इससे तो हमारी जमीन हमसे छिन जाएगी, फिर क्या होगा? नहीं मालिक, शायद आप मेरी तरकीब समझ नहीं पाए। जब आप थानेदार को बताएंगे कि यह जमीन सेठ धनीराम की है, तो पुलिस किसे गिरफ्तार करेगी? सेठ धनीराम को। और जब धनीराम जेल चला जाएगा, तब आप लोग फिर से जमीन पर कब्जा कर सकते हैं। इससे आप लोग भी जेल जाने से बच जाओगे और जमीन तो आपके ही के पास रहेगी। करण की तरकीब सुनकर दोनों बाप बेटे दंग रह गए। वाह सोहन भाई, तुम तो बहुत होशियार हो। आज तक तुमने हमें अपने काम से खुश किया था, अब तुम्हारी बुद्धि हमारी जान भी बचाएगी। इसके बाद तीनों थानेदार के पास गए और करण ने जो कुछ कहा था वही बात दोनों बाप बेटे थानेदार से कहने लगे। थानेदार साहब, ये जमीन हमारी नहीं है। हमने कुछ महीने पहले ही काम करने के लिए ये खेत धनीराम सेठ से लिया था। वह जब खुद फंस गए हैं तो अब किसी और को फंसाकर अपनी जान बचाना चाहते हैं। साहब, अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो आप करण से पूछ लीजिए। वह हमारे साथ बस कुछ दिनों से ही काम कर रहा है। इससे पहले वह सेठ धनीराम के यहां काम करता था। बोलो करण, यह जमीन किसकी है? थानेदार साहब, यह जमीन सेठ धनीराम की है। सेठ माखन और बदलेव सेठ ने तो बस कुछ समय से इस जमीन पर खेती कराना शुरू किया है। करण की बात सुनकर थानेदार ने करण से कहा, करण,
तुम एक काम करो, जाओ और सेठ धनीराम को बुलाकर लेकर आओ। कर्ण तुरंत जाकर सेठ धनीराम को बुला लेता है, परंतु धनीराम अपने साथ गांव के सरपंच को भी अपने साथ ले आता है। देखिए सरपंच जी, इन दोनों की जमीन से 2 कंकाल निकला है और अब यह लोग कह रहे हैं कि यह जमीन इनकी नहीं है बल्कि सेठ धनीराम की है। और थानेदार ने सरपंच जी को पूरी कहानी सुना दी। अपने आप को फंसता देख बदलेव ने सरपंच से कहा, नहीं सरपंच जी, ये जमीन हमारी नहीं है। हम यहाँ बस कुछ समय से काम कर रहे हैं। आप हमारे मजदूर करण से पूछ लीजिए। थानेदार साहब, ये जमीन तो सेठ धनीराम की है। मैं कैसे मान लूं कि ये जमीन सेठ धनीराम की है? हमारे यहाँ का थानेदार तो कह रहा था कि इस जमीन पर कोई केस चल रहा है और इस जमीन पर तुम्हारा कब्जा था, और अब तुम कह रहे हो कि यह जमीन धनीराम की है। नहीं साहब, हमने धनीराम के साथ धोखा किया था। हम बस इस जमीन को हड़पना चाह रहे थे, लेकिन अब हमें यह जमीन नहीं चाहिए। अगर आप चाहें तो हम केस भी वापस ले लेंगे। थानेदार साहब, आप जाए, बाकी का काम अब हम संभाल लेंगे। सरपंच के कहने पर थानेदार वहां से चला जाता है। सरपंच ने धनीराम से कहा, अब बताओ, ये कंकाल यहाँ कैसे आया? तुमने किसे मारकर यहाँ गाड़ा है? अरे साहब, ये तो नकली कंकाल है। इन दोनों ने मिलकर मेरी जमीन हड़प ली थी। मैंने और करण ने मिलकर यह तरकीब सोची थी ताकि इन दोनों से सच निकलवा सकें। धनीराम की बात सुनते ही दोनों बाप बेटों के पैर तले जमीन खिसक गई। हम दोनों की साजिश थी इन लोगों के मुंह से सच निकलवाने। करण को इस योजना में शामिल देखकर दोनों बाप बेटों को समझ आ गया कि यह सब सेठ धनीराम और करण की मिली भगत थी। दोनों बाप बेटों के पास अपनी गलती मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। हमें माफ कर दीजिए सरपंच जी, की हम लालच में आ गए थे। हमें माफ कर दीजिए। हम आज के बाद यह गलती कभी नहीं करेंगे और ये जमीन भी सेठ धनीराम को वापस दे देंगे। बदले और माखन दोनों सरपंच और सेठ धनीराम से माफी मांगने लगे। दोनों को इतना गिरगिरा देख धनीराम ने उन्हें माफ कर दिया। सरपंच ने भी उन्हें जेल नहीं भेजा और सेठ धनीराम ने अपना केस वापस ले लिया। धन्यवाद सेठ धनीराम जी, आपने हमें माफ कर दिया। आज के बाद हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। ठीक है बदलेव, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। बस याद रखना कि एक जमीन के टुकड़े के लिए तुम अपनों के साथ कभी गलत नहीं करना। बुरे समय में तुम्हारे अपने ही तुम्हारे साथ खड़े होंगे। जमीन का क्या है, कभी मेरी तो कभी तुम्हारी। करण, जैसा कि मैंने वादा किया था, जिस जमीन पर तुम काम कर रहे थे, आज से वह जमीन तुम्हारी है और अब तुम उसके मालिक हो। मालिक? इसकी कोई जरूरत नहीं है। याद करो करण, तुमने मुझसे क्या कहा था? बस मेहनत करते रहो, एक दिन तकदीर का दरवाजा जरूर खुलेगा। तो समझो तुम्हारी तकदीर का दरवाजा खुल चुका है और अब तुम भी जमीन के मालिक हो। अब से तुम्हें किसी और के यहां काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह करण ने अपनी मेहनत और बुद्धि से सेठ धनीराम को उसकी जमीन वापस दिलाई और दोनों ठगी करने वाले बाप बेटों को भी सबक सिखाया। इस तरह करण ने अपनी मेहनत और चतुराई की मदद से अपनी फूटी किस्मत बदल दी और अब वह भी एक बड़ी जमीन का मालिक बन गया था। सूरज ढलने को है, खेत में काम खत्म हो चुका है। एक गरीब आदमी रामलाल, जिसकी उम्र करीब 45 साल है, धूल और पसीने से सने कपड़ों में घर की ओर लौट रहा है। उसके चेहरे पर दिन भर की मेहनत की थकान साफ झलक रही होती है। आ गए जी, बहुत देर लगा दी आज खेत में। हाँ, काम थोड़ा ज्यादा था। चल पानी ला दे, गला सूख रहा है। सुमित्रा अंदर से पानी लाकर देती है। सुनिए जी, आज रामू काका आए थे। बड़ी खुशी की बात बताई उन्होंने। खुशी की बात? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने गुड़िया के लिए रिश्ता लेकर भेजा है। लड़का बहुत अच्छा है,
मेहनती है, संस्कारी भी है। काका कह रहे थे कि जल्दी बात पक्की कर लो। गुड़िया की शादी? हाँ, अब तो उसका घर बसाने का वक्त आ ही गया। चिंता मत करो जी, भगवान सब ठीक करेगा। हमारी बिटिया बहुत खुश रहेगी अपने ससुराल में। बस हमें मिलकर उसकी शादी की तैयारी करनी है। हाँ, भगवान सब ठीक करेगा। थोड़ी देर बाद वो गहरी सोच में डूब जाता है। उसके सामने पैसों की कमी का ख्याल आता है। मैं कल जाकर सेठ जी से कुछ पैसे उधार मांगूंगा। शादी में बहुत खर्चा होता है, बिना पैसे कैसे होगा? हाँ जी, सेठ जी तो आपको सालों से जानते हैं, जरूर मदद करेंगे। अगली सुबह रामलाल खेत का काम जल्दी निपटाकर सेठ जी के घर पहुंचता है। सेठ जी अपनी आलीशान हवेली के बरामदे में बैठे हुए हैं। उनके हाथ में एक चांदी का पानदान है और पास ही नौकर खड़ा है। रामलाल फटे पुराने कपड़ों में उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। सेठ जी, राम राम। हाँ रामलाल, बोल, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सेठ जी, आपसे एक मदद मांगने आया हूं। मेरी बिटिया की शादी तय हो गई है, उसके लिए कुछ पैसे उधार दे दीजिए। कसम खाकर कहता हूं, खेत में दिन रात मेहनत करके धीरे धीरे लौटा दूंगा। बस थोड़ी मदद कर दीजिए मालिक। पैसे उधार? रामलाल, तेरी इतनी औकात है कि तू उधार चुका पाएगा? तेरा तो खुद का घर गिरवी रखने लायक भी नहीं है। सेठ जी, आप मेरी हालत जानते हैं। मैं सालों से आपके खेत में काम कर रहा हूं, कभी काम में कमी नहीं की। बस बेटी की शादी के लिए कुछ ही पैसे दे दीजिए। देख रामलाल, मेरे पास तेरे लिए पैसे नहीं हैं, और हाँ, आइंदा मेरे पास उधार मांगने मत आना। मालिक, मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा, बस बेटी की शादी में मदद कर दो। निकल यहां से, तेरे रोने गिड़गिड़ाने से मैं पिघलने वाला नहीं हूं। गरीबों की मदद करके मैं दिवालिया नहीं बनना चाहता। चल भाग यहां से। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वो चुपचाप मुंह लटकाए वहां से चला जाता है। रात हो चुकी है। रामलाल आंगन में खटिया पर लेटा हुआ है। आसमान में हल्का चांद है। उसकी आंखों में दूर तक निराशा झलक रही है। वह अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोच रहा होता है। धीरे धीरे उसकी सांस तेज चलने लगती है। उसे सीने में दर्द होने लगता है। वह उठकर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द इतना बढ़ जाता है कि वो सीने को जोर से पकड़ लेता है। हे भगवान, मेरी बेटी का ख्याल रखना। वो तड़पकर खटिया से गिर जाता है। उसकी आवाज सुनकर सुमित्रा दौड़कर बाहर आती है। रामलाल, उठो जी, क्या हुआ तुम्हें? वो उसे हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सांसें थम जाती हैं। उसकी आंखें खुली रह जाती हैं, मानो बेटी के सपने को अधूरा छोड़कर चला गया हो। सुमित्रा जोर जोर से रोने लगती है। हवाओं में उसकी चीखें गूंज उठती हैं। गरीबी ने एक पिता का सपना छीन लिया। वो अपनी बेटी के हाथ पीले करने का सपना लिए ही दुनिया को अलविदा कह गया। उसकी आंखों में आखिरी बार बस एक ही ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी खुश रहे। रामलाल की मौत को कुछ दिन बीत चुके हैं। घर में अब भी गम का माहौल है। सुमित्रा रोज सुबह उठकर रामलाल की तस्वीर को देखती है और उसकी आंखें भर आती हैं। दरवाजे पर दस्तक होती है। सुमित्रा धीरे धीरे जाकर दरवाजा खोलती है। सामने रामू काका खड़े होते हैं। उनके हाथ में एक छोटी सी पोटली होती है। उनके चेहरे पर सहानुभूति का भाव होता है। राम राम बहू, कैसे हो बिटिया के साथ? राम राम काका, जैसे तैसे दिन काट रहे हैं। रामलाल के बिना तो जैसे जीवन ही सूना हो गया है। रामू काका भीतर आते हैं। उनकी नजर घर की टूटी फूटी दीवारों पर जाती है। बहू, मैं आज एक जरूरी बात करने आया हूँ। बिटिया अब बड़ी हो गई है, अब उसकी शादी की फिक्र करनी चाहिए। सुमित्रा चौंक कर रामू काका की ओर देखती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। शादी? काका, किस मुंह से उसकी शादी की सोचूं? घर में तो खाने तक के लाले पड़े हैं। कहां से लाऊंगी शादी के लिए पैसे? सुमित्रा की आंखों में बेबसी छलकने लगती है। वो अपनी बेटी की ओर देखती है, जो मासूमियत से खेल रही होती है। बहू, मैं समझ सकता हूँ तेरी हालत।
पर समाज तो यही कहता है कि बेटी की शादी वक्त पर हो जानी चाहिए। गांव में रघुवीर का बेटा गोपाल अच्छा लड़का है, मेहनती भी है और संस्कारी भी। उसने तेरी बेटी का हाथ मांगने की बात कही है। सुमित्रा की आंखों में आश्चर्य और चिंता का भाव आ जाता है। काका, शादी के लिए सिर्फ अच्छा लड़का होना काफी नहीं होता? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं अगले महीने का राशन कैसे लाऊंगी, शादी का खर्च कहां से उठाऊंगी। बहू, हिम्मत मत हार, भगवान सब ठीक करेगा। रामू काका के जाने के बाद सुमित्रा देर तक बैठी सोचती रहती है। उसके मन में चिंता और बेबसी का तूफान चल रहा होता है। अचानक वो एक फैसला करती है। वो धीरे धीरे उठती है और अलमारी में रखा मंगलसूत्र निकाल कर देखती है। उसकी आंखें भर आती हैं। रामलाल, तुमने कहा था कि ये मंगलसूत्र मेरा सबसे बड़ा गहना है, लेकिन अब यही मेरी बेटी की इज्जत बचाएगा। मैं इसे गिरवी रख दूंगी। किसी भी तरह मेरी गुड़िया की शादी तो होनी ही चाहिए। सुमित्रा के चेहरे पर दृढ़ निश्चय का भाव आ जाता है। वो अपनी बेटी की खुशी के लिए अपना आखिरी गहना गिरवी रखने का फैसला कर लेती है। सुमित्रा अपनी बेटी गुड़िया की शादी के लिए अपना मंगलसूत्र गिरवी रखने का फैसला कर लेती है। सुबह होते ही वो मंगलसूत्र लेकर गांव के सुनार राजेश सेठ के पास पहुंचती है। उसका मन भारी है, लेकिन बेटी की शादी के लिए वो खुद को मजबूत बनाए रखती है। सेठ जी, मेरा नाम सुमित्रा है। मैंने सुना है कि आप सोना गिरवी रखकर पैसे उधार देते हैं। मैं अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे लेना चाहती हूँ। हाँ, सही सुना है। मैं महंगी चीज गिरवी रखकर पैसे देता हूं, लेकिन वक्त पर पैसे न लौटाने वाले की चीज फिर मेरी हो जाती है। सुमित्रा अपने कांपते हाथों से मंगलसूत्र निकालकर सेठ को दिखाती है। ये मेरा मंगलसूत्र है, मेरे पति की आखिरी निशानी। इससे गिरवी रखकर मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए। मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। जैसे ही मेरी बेटी अपने ससुराल में बस जाएगी, मैं धीरे धीरे पैसे चुका दूंगी। राजेश सेठ मंगलसूत्र को ध्यान से परखता है। उसकी आंखों में लालच की चमक आ जाती है, लेकिन वो अपनी आवाज को संयत रखता है। वैसे तो मैं बिना किसी सिफारिश के पैसे नहीं देता, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर तुम्हें ईमानदार समझ रहा हूं। इसलिए इस मंगलसूत्र के बदले मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। लेकिन याद रखना, अगर समय पर पैसे वापस नहीं हुए तो ये मंगलसूत्र हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो मजबूर थी। वो सेठ की शर्त मान लेती है। जी सेठ जी, मैं समय पर आपके पैसे लौटा दूंगी। राजेश सेठ उसे पैसे देता है। सुमित्रा उन पैसों को कांपते हाथों से पकड़ती है और आंखों में आंसू लिए घर लौट जाती है। कुछ ही दिनों में सुमित्रा ने अपनी बेटी गुड़िया की शादी बड़ी ही सादगी से करवा दी। शादी में ज्यादा धूमधाम तो नहीं थी, लेकिन मां का प्यार और आशीर्वाद भरपूर था। गुड़िया विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। अब सुमित्रा के पास कुछ भी नहीं बचा था। पति का साथ पहले ही छूट गया था। अब बेटी भी विदा हो गई थी। उसके पास सिर्फ अकेलापन और संघर्ष था। वो गांव के बड़े बड़े घरों में बर्तन मांजने और झाड़ू पोछा करने लगी, ताकि किसी तरह अपना गुजारा कर सके। दिन रात मेहनत करके वो जैसे तैसे अपना जीवन काटने लगी। कई महीने बीत गए। एक दिन दोपहर में जब सुमित्रा थकी हारी अपने छोटे से घर में बैठी थी, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। वो दरवाजा खोलती है तो सामने उसकी बेटी गुड़िया खड़ी होती है। उसे देखकर सुमित्रा की आंखें भर आती हैं। अरे गुड़िया, तू यहाँ अचानक? सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है, बल्कि बहुत अच्छा है। इस बार राकेश के व्यापार में खूब मुनाफा हुआ है। जब मैंने उसे घर की हालत के बारे में बताया तो उसने तुम्हारे लिए पैसे भेजे हैं, तुम्हारे सारे कर्ज चुकाने के लिए। इतना सुनते ही सुमित्रा की आंखें भर आती हैं। उसकी बेटी आगे बढ़कर उसकी हथेलियों में पैसे रख देती है। सुमित्रा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसकी आंखों में राहत और खुशी दोनों झलकती हैं। तू इतनी दूर थी,
फिर भी मेरा इतना ख्याल रखा। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बेटा। सुमित्रा अपनी बेटी को गले लगा लेती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं, क्योंकि अब उसे अपने मंगलसूत्र को वापस पाने की उम्मीद नजर आ रही थी। सुमित्रा अब अपनी बेटी गुड़िया के दिए हुए पैसों से मंगलसूत्र छुड़ाने के लिए फिर से सेठ राजेश के पास जाती है। उसका चेहरा उम्मीद और खुशी से भरा हुआ है। नमस्ते सेठ जी, कैसे हैं आप? सब ठीक चल रहा है ना? हाँ हाँ, ऊपर वाले की दुआ है। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान बता रही है कि तुम पैसे वापस करने आई हो। बहुत अच्छी बात है सुमित्रा, तुम रुको, मैं तुम्हारा मंगलसूत्र लेकर आता हूं। सेठ अंदर जाता है और थोड़ी देर बाद मंगलसूत्र लेकर बाहर आता है। वो मंगलसूत्र सुमित्रा को देता है। सुमित्रा जैसे ही मंगलसूत्र को ध्यान से देखती है, उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच जाती हैं। सेठ जी, मुझे लगता है आपसे कोई गलती हो गई है। ये मंगलसूत्र मेरा नहीं है। क्या बकवास कर रही हो सुमित्रा? तुम मुझे बेईमान समझती हो? मैं इतने सालों से व्यापार कर रहा हूं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं लोगों को ठगता हूं? नहीं सेठ जी, मेरा वो मंगलसूत्र पुश्तैनी था। उस पर मेरे पति का नाम खुदा हुआ था, लेकिन इस पर तो कुछ भी नहीं लिखा है। तुम्हें ये सब पहले बताना चाहिए था। अब मैं क्या करूं? मेरे पास यही मंगलसूत्र है, कोई दूसरा नहीं। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो अपना मंगलसूत्र वापस मत लो। वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो निराश होकर मंगलसूत्र लेकर घर लौट जाती है। घर पहुंचते ही उसकी बेटी गुड़िया उसे देख लेती है और मां के हाथ में मंगलसूत्र देख खुशी से दौड़कर आती है। माँ, आपने मंगलसूत्र छुड़ा लिया? दिखाइए, मैं देखूं। गुड़िया मंगलसूत्र को ध्यान से देखती है। उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वो हैरान होकर मां की ओर देखती है। माँ, ये मंगलसूत्र तो नकली है। क्या? ये नकली कैसे हो सकता है? नहीं, ये तो मेरा ही मंगलसूत्र है। सेठ जी ने मुझे यही दिया है। माँ, मैं जानती हूँ कि असली और नकली में क्या फर्क होता है। ये सोने का मंगलसूत्र नहीं है, बल्कि पीतल का है। सुमित्रा का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने अपने सुहाग की आखिरी निशानी गिरवी रखी थी और वो दगाबाज सेठ ने मुझे ठग लिया। माँ, रोइए मत, हम हार नहीं मानेंगे। हम गांव के मुखिया के पास चलेंगे, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। सुमित्रा तेजी से मुखिया के घर की ओर चल पड़ती है। उसकी आंखों में अब आंसुओं की जगह गुस्सा और न्याय की उम्मीद थी। सुमित्रा मुखिया के घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाती है। मुखिया जी, मैं एक बड़ी परेशानी लेकर आपके पास आई हूँ। बोलो सुमित्रा, क्या परेशानी है तुम्हारी? मैंने मजबूरी में अपने पति का दिया हुआ मंगलसूत्र राजेश सुनार के पास गिरवी रखकर उससे पैसे लिए थे, लेकिन जब मैं अपना मंगलसूत्र वापस लेने गई तो उसने मुझे नकली मंगलसूत्र पकड़ा दिया। मुखिया के चेहरे पर गंभीरता आ जाती है। वह तुरंत राजेश सुनार को बुलाने का आदेश देता है। थोड़ी देर बाद राजेश सुनार वहां पहुंचता है। राजेश, तुमने ये बेईमानी का काम कब से शुरू कर दिया? तुम्हारे पिताजी तो ऐसे नहीं थे। तुम गरीब लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हो। मुखिया जी, आप तो जानते ही हैं, ये हमारा पुश्तैनी काम है। भला मैं किसी को ठग कर अपना नाम खराब क्यों करूंगा? इस औरत को कोई गलतफहमी हो गई होगी। गलतफहमी? जब मैंने मंगलसूत्र गिरवी रखा था तब उस पर मेरे पति का नाम खुदा हुआ था, और तुमने जो मंगलसूत्र लौटाया है उस पर कुछ भी नहीं लिखा है। क्या ये सच है सुमित्रा? तुम्हारे पास इसका कोई और सबूत है? मुखिया जी, जब माँ ने वो मंगलसूत्र मुझे दिखाया तो मैंने उसे ध्यान से देखा। वो असली सोना नहीं बल्कि नकली पीतल का था। राजेश की आंखों में शरारत भरी चमक आ जाती है। वह अपनी सफाई में बोलता है। मुखिया जी, जब मैंने ये मंगलसूत्र गिरवी लिया था तब मैंने उसे जांचा नहीं था। मैंने सुमित्रा को ईमानदार समझकर उसकी बात मान ली थी। मुझे क्या पता था
कि ये औरत इतनी बड़ी धोखेबाज निकलेगी। तुम दोनों की बात सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, किसकी बात पर भरोसा करूं और किसकी नहीं। इसलिए तुम दोनों यहां से जा सकते हो, मैं कोई फैसला नहीं ले सकता। ये बात सुनकर राजेश सुनार के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह मन ही मन जीत का जश्न मनाता है, जबकि सुमित्रा का दिल टूट जाता है। माँ, मुझे यकीन है कि मुखिया जी भी सुनार के साथ मिले हुए हैं। उन्होंने जानबूझकर उसकी तरफदारी की, तभी तो उन्होंने हमें बिना न्याय दिए भगा दिया। क्या? ये तुम क्या कह रही हो गुड़िया? हाँ माँ, अब हमें गांव में किसी से न्याय नहीं मिलेगा। हम राजा साहब के पास चलते हैं, वो न्याय जरूर करेंगे। सुमित्रा की आंखों में उम्मीद की किरण जाग उठती है। अब सुमित्रा अपनी बेटी गुड़िया के साथ राजा के महल पहुंचती है। दोनों के चेहरे पर न्याय पाने का संकल्प साफ नजर आ रहा था। महल के द्वार पर पहरा दे रहे सिपाही उन्हें रोकते हैं। रुको, तुम दोनों कौन हो? राजा साहब से मिलने का क्या काम है? हम राजा साहब से न्याय मांगने आए हैं, हमें उनसे मिलने दो, हमारी फरियाद बहुत जरूरी है। सिपाही दोनों की हालत देखकर उन्हें राजा के दरबार में ले जाता है। राजा सिंहासन पर बैठा होता है। सुमित्रा और गुड़िया हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो जाती है। कहो, क्या परेशानी है तुम्हारी? महाराज, राजेश सुनार ने हमारे साथ धोखा किया है। हमने अपनी जरूरत के लिए उसका सहारा लिया था, लेकिन उसने हमारे साथ बेईमानी की। मेरे पति की मौत के बाद मैंने किसी तरह अपनी बेटी की शादी के लिए मंगलसूत्र गिरवी रखा था, लेकिन जब मैं उसे वापस लेने गई तो उसने मुझे नकली मंगलसूत्र थमा दिया। महाराज, जब मैंने उस मंगलसूत्र को ध्यान से देखा तो वो नकली निकला, और मुझे यकीन है कि गांव का मुखिया भी सुनार के साथ मिला हुआ था, क्योंकि उसने जानबूझकर हमारी बात को अनसुना कर दिया। राजा की आंखों में गुस्सा आ जाता है। सिपाही, तुरंत राजेश सुनार को पकड़कर मेरे दरबार में हाजिर करो, और हां, उसके घर की भी तलाशी लो। देखो कि उसने कितने लोगों को लूटा है। सिपाही तुरंत कुछ सैनिकों के साथ राजेश सुनार के घर जाता है। थोड़ी देर बाद सैनिक सुनार को पकड़कर राजा के सामने ले आते हैं। सुनार, सुमित्रा ने तुम पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है, क्या ये सच है? महाराज, ये औरत झूठ बोल रही है। मैं एक ईमानदार सुनार हूं, मैं कभी किसी को धोखा नहीं देता। बहुत हुआ, अब तुम्हारी असलियत सामने लानी होगी। जाओ, सुनार का संदूक उठा लाओ। अगर ये सच बोल रहा है तो इसकी बेगुनाही साबित हो जाएगी, और अगर झूठ बोल रहा है तो उसकी काली करतूत सबके सामने आ जाएगी। सैनिक तुरंत सुनार का संदूक उठाकर राजा के सामने ले आते हैं। राजा संदूक खोलने का आदेश देता है। सैनिक संदूक खोलते हैं और उसमें से सोने के गहनों का ढेर निकलता है। महाराज, ये तो मुखिया जी की पत्नी का चोरी हुआ हार भी है। राजा की आंखें क्रोध से लाल हो जाती हैं। क्या तुमने कहा था कि तुम चोरी का सामान नहीं खरीदते? फिर ये हार तुम्हारे पास कैसे आया? तुम झूठ बोल रहे थे। सुनार का चेहरा उतर जाता है, उसकी आवाज कांपने लगती है। महाराज, ये देखिए, ये रहा मेरा पुश्तैनी मंगलसूत्र, जिस पर मेरे पति का नाम लिखा हुआ है। राजा संदूक में मिले सभी गहनों की जांच करवाता है। कई गहनों पर लोगों के नाम लिखे होते हैं, जिससे साबित होता है कि सुनार ने कई गरीबों को लूटा था। अब बोल, धोखेबाज, सच सच बता कि तुम ये गोरख धंधा कब से चला रहे हो? सुनार सिर झुकाकर घुटनों के बल गिर जाता है। उसकी आंखों में डर और शर्म होती है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने लालच में आकर गरीबों को ठगने का काम किया। जो लोग मेरे पास गहने गिरवी रखने आते थे, मैं उनके गहनों को गिरवी रखकर वैसे ही नकली गहने बनवा लेता था और उन्हें असली की जगह नकली गहने लौटाता था। जब लोग मुझ पर इल्जाम लगाते थे तो मैं उन्हें ही झूठा ठहरा देता था। तुम जैसे धोखेबाज को माफी नहीं मिलेगी। इसे गांव से बाहर निकाल दो और घोषणा कर दो कि ये आदमी अब कभी भी गांव में कदम नहीं रखेगा। सिपाही सुनार को पकड़कर गांव से बाहर ले जाते हैं। गांव वाले राजा के इस फैसले से खुश हो जाते हैं।